नमस्कार। देश के विमर्श में आपका स्वागत है। देश के विमर्श की सीरीज में हम देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विमर्श करते हैं, उस पर शोध और अनुसंधान करके आपको बहुत सरल भाषा में उन मुद्दों पर समझ विकसित करवाने का एक प्रयास है। आपसे गुजारिश भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को बटन दबा दीजिए, और जो हमारी बातचीत है उससे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको अपने कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है देश का किसान, देश का अन्नदाता और सरकार के बीच जो आर पार का जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष के मायने क्या है, किसानों के दावे और सरकार द्वारा किए जा रहे दावों के बीच की सच्चाई क्या है, और इस किसान आंदोलन का दशा और दिशा तथा भविष्य पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। लेकिन पड़ताल से पूर्व पहले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं। मुद्दा यह है कि किसान जो है दिल्ली जाने की अपनी एक जिद पर है। उधर हरियाणा सरकार जो है किसानों को रोकने का प्रयास कर रही है, और ऐसा लग रहा है सिंधु बॉर्डर और अन्य तमाम तरह के जो वहाँ के जो क्षेत्र है उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुश्मन देश या भारत पाकिस्तान जैसा कोई एक संघर्ष का क्षेत्र बन गया हो। हरियाणा सरकार ड्रोन से किसानों पर हमला कर रही है, लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात यह है कि किसान और सरकार के बीच में वार्ता जारी है। 3 दौर हो चुके हैं, चौथा दौर आज होने वाला है। लेकिन इस महत्वपूर्ण पड़ताल से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये मुद्दा क्या है, और उसमें सरकार जो बात कह रही है और किसान जो मांगे कर रहे हैं उनके बीच की सच्चाई क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वर्तमान किसान आंदोलन है उस किसान आंदोलन की मांग क्या है। इस आंदोलन की महत्वपूर्ण मांगों को पॉइंट वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली इसकी मांग है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, और एमएसपी का निर्धारण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2 फॉर्मूले से किया जाए। दूसरी मांग है कि किसान और मजदूरों का कर्जा माफ हो। तीसरी मांग है कि जो भूमि अधिग्रहण कानून अधिनियम 2013 है उसकी बहाली हो, और उस पे जो भूमि अधिग्रहण का जो प्रोविज़न था और जो रेट थी वो दी जाए किसानों को। कभी भी भूमि अधिग्रहण किया जाए, लखीमपुर के जो दोषी है उनको सज़ा दी जाए, और जो पिछले किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए थे उनको मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 है उसमें उसको रद्द किया जाए। मनरेगा की गारंटी जो है 100 दिन की गारंटी को बढ़ा करके 200 दिन किया जाए, और 700 रुपये मनरेगा की मजदूरी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा जो नकली बीज, कीटनाशक और नकली खाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको बंद किया जाए, उनके लिए एक कड़ा कानून बनाया जाए, और राष्ट्रीय एक आयोग बनाया जाए जो मिर्च मसालों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। इसके साथ साथ जो WTO का जो ओपन नीति है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो नीतियां हैं उन कानूनों का WTO के इस कानून को रद्द किया जाए। और साथ साथ में एक और बात कही गई है कि 5वीं अनुसूची के तहत जो आदिवासियों के जो अधिकार है उसकी बहाली की जाए। तो आपको देख करके लग रहा होगा कि एक बड़ी सीरीज है। आपको पता होना चाहिए कि जो 2020-21 का जो किसान आंदोलन था वो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हुआ, और उसकी महत्वपूर्ण मांग सिर्फ 2 थी। सारी मांगों को मिलाकर के 450 किसान संगठन थे। नंबर 1, 3 कृषि कानूनों की वापसी हो, और एमएसपी का लीगल गारंटी बने। जो इस कहानी को भी थोड़ा समझने की जरूरत है कि 5 जून 2020 को सरकार अध्यादेश द्वारा 3 कृषि बिल लेके आई थी। 3 कृषि बिलों का एक ऑर्डिनेंस लाई थी, और फिर बाद में 17 सितंबर 2020 को इसे जो है पार्लियामेंट में मात्र 17 सेकंड की बहस पर इसको पास कर दिया गया था। एक लंबा किसान आंदोलन चला लगभग 1.5 साल के आसपास, और 22 नवंबर 2022 को ये जो है ये 3 कृषि कानूनों की वापसी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए ये कहते हुए किया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, हम इन कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा याद दिला दूं कि जो उस समय जो समझौता हुआ था किसान और सरकार के बीच में, SKM और सरकार के बीच में, उसमें 4 महत्वपूर्ण बात थी। एक, एमएसपी का गारंटी कानून बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। दूसरा, जितने भी ये जो लखीमपुरी किसानों के दोषी और तमाम तरह के जो किसानों पर जो केस दर्ज हुए हैं वो दर्ज वापस होंगे, और लखीमपुरी किसान की हत्या की जांच होगी। और तीसरा, जो मृत किसान थे, शहीद किसान थे, उनको मुआवजा देंगे और सरकारी नौकरी का प्रावधान होगा। और चौथी इस पे प्रावधान था कि जो तमाम तरह के विद्युत बिल और जो 3 कृषि कानून है ये वापसी हो जाएंगे, उन पर एक संवाद होगा।
लेकिन उस पर क्या प्रोग्रेस हुई पहले हम ये भी देखते हैं। उस पर एक कमेटी बनी, लेकिन इसमें किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि सरकार ने जो किसान प्रतिनिधि शामिल करे वो थे जो उनकी इच्छा के, उनके पसंद के जो किसान संगठन थे। संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि एक महत्वपूर्ण बात थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कमेटी की आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो मित्रों, अब समझने वाली बात है कि वर्तमान में बहुत सारी ये इतनी मांग है, लेकिन इन मांगों में जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच 2-3 पॉइंटों पर है। एक तो भूमि अधिग्रहण कानून 2013 वापस जो है इसको लागू किया जाए। सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीए सरकार ने ये जो कानून लेके आई थी, उसके पश्चात कॉरपोरेट बहुत नाराज हुआ था, और कहीं ना कहीं यूपीए सरकार के जाने में इस कानून का बड़ा योगदान था, क्योंकि ये कानून कृषि की जो फ्लैट रेट होती है, जो डीएलसी रेट होती है, उससे 4 गुना और 6 गुना की कीमत मुआवजा देने की बात कहता है। पुनर्वास की एक व्यवस्था, जो इस कानून का अलग प्रोविजन है, जो आपको पढ़ना चाहिए। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा आज का यह है कि आखिर एमएसपी की लीगल गारंटी को लेकर के सवाल कैसे अटका हुआ है और उसमें क्या दिक्कतें हैं, किसान क्या मांग रहा है। इसे समझने से पहले थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझना इसलिए ज़रूरी है मित्रों, क्योंकि बैकग्राउंड को समझे बिना आप जो भी कोई अपनी राय बनाते हैं, वो राय आधी अधूरी होती है। उस राय का एक तथ्यात्मक और एक वैधानिक और एक जो है वैध आधार नहीं होता है। एमएसपी क्या होती है? एमएसपी 24 फसलों पर दी जाती है। इसका निर्धारण सीएसीपी का मतलब होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग 1966-1967 से करता आ रहा है। इसको निर्धारित करने के 3 तरीके होते हैं। एक फॉर्मूला होता है A1 का मतलब होता है पार्शियल कॉस्ट, जिसमें जो खाद, बीज और अन्य तरह की लागत होती है। दूसरा फॉर्मूला होता है A1 प्लस FL, ये भी एक पार्शियल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, जिसमें जो मजदूरी भी शामिल होती है, जिसमें दूसरी तरह के जो खर्चे होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और एक होता है C2 फॉर्मूला। C2 फॉर्मूले को बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट, जिसके अंदर खेती की जो मजदूरी के साथ साथ जो खेती में आने वाले जो मशीनें हैं, उनका जो डिफ्लेशन होता है, उनके मूल्य में जो गिरावट होती है, वो भी शामिल होती है। और जो खेत होता है, उस खेत का जो एक तरह से हम किराया है, वो भी उसमें शामिल होता है। एक तरह से पूरी लागत जो खेती की होती है, उसको कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव कॉस्ट। स्वामीनाथन आयोग ये 2004 में गठित हुआ, 2006 में इसने रिपोर्ट दी। इसमें बहुत सारी रिपोर्ट थी, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण रिपोर्ट ये थी कि जो एमएसपी का जो निर्धारण हो वो C2 फॉर्मूले पर हो, और एमएसपी की किसान को लीगल गारंटी दी जाए। अब इसके बाद की कुछ पहलुओं पर आपको नज़र डालना चाहिए, और वो नज़र इसलिए डालना चाहिए ताकि एक पूरा मुद्दा समझ में आए। 2010 में मनमोहन सिंह सरकार ने एक वर्किंग ग्रुप स्थापित किया था, उपभोक्ता मामलों का वर्किंग ग्रुप। और इस वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष जो थे वो थे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस वर्किंग ग्रुप ने 2 मार्च 2011 को, मतलब नरेंद्र मोदी जी ने 2 मार्च 2011 को मनमोहन सिंह सरकार को 20 सिफारिशें दी थी, जिसमें एक सिफारिश थी कि किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए। मतलब आज के प्रधानमंत्री, उस समय के मुख्यमंत्री जो थे, वो एमएसपी गारंटी की रिकमेंडेशन देते हैं तात्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। इसके आगे की कहानी सुनिए। 2014 का जो बीजेपी का घोषणा पत्र था, उसमें ये पॉइंट दर्शाया जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह एमएसपी C2 फार्मूले से तय करेगी और उसकी एक लीगल गारंटी देगी। और 2014 के भाषणों में अगर आप देखेंगे तो जगह जगह नरेंद्र मोदी जी इस बात को रखते हैं। इसके पश्चात की कहानी क्या होती है? 2015 में सुप्रीम कोर्ट में यही सरकार सत्ता में आती है और हलफनामा दायर करके कहती है कि एमएसपी की लीगल गारंटी दिया जाना संभव नहीं है। उसके पश्चात 3 कानून आते हैं और बड़ा आंदोलन होता है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पॉइंट अभी समझने वाला है वो ये है कि एमएसपी की गारंटी में सरकार का क्या पक्ष है। सरकार का ये कहना है कि अगर हम एमएसपी की गारंटी देते हैं और इसका मतलब है कि जो एमएसपी पे पूरी फसल खरीदेंगे उससे 20 लाख करोड़ का भार आएगा। सरकार का बजट लगभग 45-50 लाख करोड़ का है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा और जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा इसमें चला जाएगा। ये सरकार का कहना है और कहना है कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा सकती। ये सरकार का कहना है। क्या ये सच है?
इस मुद्दे पर, चूँकि खेती किसानी के मुद्दे पे मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर भी लिखे हैं, काफ़ी आर्टिकल भी लिखे हैं, इस मुद्दे की तह का मुझे थोड़ा ज़्यादा जानकारी है। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें साझा करता हूँ कि पहले तो ये 20 लाख करोड़ की बात बिल्कुल गलत है। 2015-16 में एक कमेटी बनी थी जिसने कहा था कि अगर पूरी फसलों को खरीदे तो उसका खर्चा 12 लाख करोड़ रुपए है। इसका मतलब है कि अगर आज की रेट में भी इसको करें तो 15 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है। अब आप इसे देखिए कि ये 15 लाख करोड़ में सरकार को नहीं खरीदना होता है। 15 लाख करोड़ की टोटल फसल, अगर पूरी फसल खरीदे जिसमें सभी फसलों पर अगर एमएसपी दे दी जाए, वर्तमान में तो 24 फसलों पर, सभी फसलों पर एमएसपी दे दी जाए तो 15 लाख करोड़। इसमें से लगभग 1/3 मतलब 5 लाख करोड़ की फसल तो खुद किसान खुद कंज्यूम करता है, क्योंकि देश की 70%, लगभग 60 से 70% आबादी किसान है, तो वो खुद कंज्यूम करती है। जैसे वो खुद पशुओं के चारे के रूप में, खुद के भोजन के लिए, या फिर एक किसान दूसरे किसान को अदला बदली करता है। इस तरह से 1/3 फसल जो है वो किसान खुद कंज्यूम करता है। रही बात अब जो 2/3 बच गई, उसमें से जो 1/3 जो किसान 1/3 फसल है वो अभी भी सरकार एमएसपी पे खरीद कर रही है। विशेषकर चावल और गेहूं की खरीद एमएसपी पे होती है। और रहा 1/3, तो जो 1/3 है जो बाजार में बिकता है, मतलब लगभग 5 लाख करोड़ का, वो अभी बिक रहा है। जिसे मान लीजिए कि गेहूं का एमएसपी 2400 रुपये है, अभी तो 2200 कोई रुपये है, तो वो लगभग 2000 का बिक रहा है। तो आपका जो डिफरेंस हुआ लगभग 200 रुपये। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये जो 5 लाख करोड़ रुपए का खरीद होगी, ये जो 5 लाख करोड़ की खरीद होगी, उसमें जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस सरकार को देना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये डिफरेंस भी सरकार को नहीं देना है, क्योंकि एमएसपी की गारंटी कानून का मतलब यह है कि कोई प्राइवेट प्लेयर, कोई प्राइवेट व्यापारी इस एमएसपी के नीचे की रेट से नीचे नहीं खरीदेगा। इसका मतलब यह है कि इसमें 1 रुपया भी सरकार का अतिरिक्त भार नहीं आ रहा, बल्कि जो 5 लाख करोड़ रुपए लगभग हम अनुमानित बता रहे हैं एमएसपी जो सरकार खरीद करती है, वो भी अगर ये कानून बन जाता है तो उसका भी भार सरकार पर कम हो जाएगा। मतलब ये जो तथ्य है पूरी तरह से गलत है कि इससे सरकार पर 20 लाख करोड़ रुपए का भार आएगा, बल्कि एमएसपी की लीगल गारंटी जो किसान मांग रहा है उससे 1 रुपए का भी भार किसान पर नहीं बढ़ेगा। अगर भावांतर योजना लागू कर दी, भावांतर योजना क्या है कि आप प्राइवेट प्लेयर्स को कुछ नहीं कहते हो, सरकार ये कहे कि ये जो डिफरेंस है एमएसपी और इसके बीच का, वो डिफरेंस सरकार देगी, तो भी सरकार पर मैक्सिमम से मैक्सिमम भार लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। तो आप सोचिए कि एक तो जो सरकार जो ये नैरेटिव फैला रही है, ये नैरेटिव सेट कर रही है मीडिया के माध्यम से और तमाम अपने आईटी सेल्स के माध्यम से कि इससे किसानों, इससे सरकार पर एक बड़ा भार आएगा, ये पूरी तरह से गलत नैरेटिव है। सच्चाई है कि एमएसपी की गारंटी से किसान, सरकार पे तो कोई भार नहीं आएगा, लेकिन जीडीपी में ग्रोथ होगी। कैसे होगी? क्योंकि जब किसान की जेब में पैसा जाएगा तो किसान एक कंज्यूमर है, वो उस पैसे को कहीं बैंक में सुरक्षित नहीं रखता है जैसे मध्यम वर्ग रखता है, बल्कि वो उसे खर्च करता है। तो इससे जीडीपी में डिमांड बढ़ती है तो उत्पादन बढ़ता है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है और पूरी जीडीपी जो है उसको एक गति मिलती है और जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट बढ़ती है। तो एक तो ये बेबुनियाद चीज़ एक जो है सरकार द्वारा फैलाया जा रहा है, ये नैरेटिव बिल्कुल गलत है। सवाल ये उठता है कि आखिर फिर सरकार को 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ रहा है, तो सरकार फिर एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देती है? इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है क्योंकि सरकार को जो चंदा मिलता है, जो सरकार विशेषकर जो राजनीतिक पार्टी को जो चंदा मिलता है, वो ये गरीब किसान और मजदूर नहीं देते हैं, बल्कि ये कॉरपोरेट देता है। हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े साइलो अडानी ग्रुप के बन गए हैं। तो ये जो बड़े बड़े कॉरपोरेट है या जो व्यापारी वर्ग है वो सरकार का समर्थक ही नहीं है, बल्कि सरकार को चंदा भी देता है। एमएसपी की गारंटी से सरकार के इस कॉरपोरेट पे, सरकार के इस व्यापारी वर्ग पर कुछ अतिरिक्त भार आ रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली ये अतिरिक्त भार नहीं है, क्योंकि ये कंज्यूम होने से अंतिम तौर पर उन्हें फ़ायदा होता है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा तात्कालिक रूप से जो कॉरपोरेट है उसको नुकसान होता है। चूँकि कॉरपोरेट का दबाव है, उस दबाव के आगे सरकार
किसानों की मांगों को नहीं मान सकती है। एक तो ये बड़ा चीज़ है। लास्ट में ये मुद्दा लेते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस किसान आंदोलन का आखिर परिणाम क्या होने वाला है। मान लीजिए कि एमएसपी की गारंटी नहीं दी या कोई एक बीच का रास्ता कमेटी बना देंगे, जिसकी संभावना है कि कमेटी बना करके इसको फिर एक ठंडे बस्ते में डाल देंगे, लेकिन इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? 2-3 प्रभाव तो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। नंबर एक तो जो भारत रत्न की जो नीति भारत सरकार ने चलाई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया, एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, और इसके माध्यम से सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करना चाह रही थी कि वो किसान हितैषी और किसानों की जो प्रतीक है उनको भारत रत्न दिया है। एक तो ये जो पूरी की पूरी रणनीति है सरकार की, वो पूरी धराशायी हो जाएगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये लगभग अब तक के किसान आंदोलन से तय हो गया है। दूसरा, इस पूरी चीज़ से अगर इसमें कोई बीच का रास्ता नहीं निकला और किसान आंदोलन थोड़ा लंबा चला, तो सरकार की किसान विरोधी छवि जो पहले से ही है वो और गहरी हो जाएगी और चुनाव में इसके परिणामों पर प्रभाव पड़ सकता है। तीसरी बात है कि विपक्ष ने, जहाँ कांग्रेस ने एमएसपी गारंटी कानून की बात कह दी है, और एमएसपी का गारंटी कानून चुनाव का मुख्य मुद्दा हो सकता है। आने वाले चुनाव तय करेंगे कि आखिर ये किसान आंदोलन के चुनाव परिणामों पर कितना प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अब तक का जो पूरा घटनाक्रम है उससे ये सुनिश्चित हो गया है कि आने वाले चुनाव में किसान एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है और एमएसपी की गारंटी हर चुनावी सभा में सुनाई देने वाली है। हम मुद्दे की कई तरह से पड़ताल करें, हालांकि मुद्दा बड़ा है। आपके कमेंट की हम अपेक्षा करते हैं, वो हमें प्रेरित करते हैं। इस मुद्दे पर और भी कई पहलू हैं जिनको आने वाले वीडियो में हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।